नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राम वृक्ष के फैलाए आतंक की चिंगारी तो उसकी मौत के बाद बुझ चुकी है, लेकिन उस चिंगारी से लगी आग के बाद जवाहर बाग में राख और तबाही के निशान बाकी हैं। पहली बार राम वृक्ष के उस अवैध किले के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं जहां राम वृक्ष की समांतर सत्ता चलती थी, जहां से बार बार राम वृक्ष प्रशासन को ठेंग जवाहर बाग में पसरी ये राख व्यवस्था की बुझी हुई चिता है। ये झकझोर देने के लिए काफी है। ये बानगी है कि कैसे एक दिमागी दिवालिया अतिवादी प्रशासनिक अनदेखी के चलते स्वयंभू सम्राट बन जाता है। राजनीति मौन रहती है, प्रशासन के हाथ बंधे होते हैं। जब न्याय के दरवाजे से आदेश आते हैं तो प्रशासन के लिए वही स्वयंभू सम्राट घातक बन जाता है। सोचिए कि एक अनजान से शख्स राम वृक्ष को आखिर बरगद किसने बनने दिया? हमारी व्यवस्था और हमारी राजनीति ने। तो सवाल है कि राम वृक्ष का आका कौन? मथुरा में भड़के शोले शांत हो चुके हैं और राजनीति का अलख जाग रहा है। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल सांसदों विधायकों के प्रतिमंडल समेत उस बाग में दाखिल होने पहुंचे जो उजड़ चुका है, लेकिन एसएसपी से तनातनी हो। आप 100 मीटर दूर तक जाने देंगे। एक बार सरसरी निगाह सर देखिए, एक मेरी बात सुनिए। अरे हम आपकी बात समझ ली। एक बार गांधी सरोवर से पानी टूटा तो फिर केदारनाथ। नहीं ये हमारा यहाँ 2.5 साल तो यहाँ अराजकता का राज रहा, तब तो आपने हाथ जोड़े नहीं। पर अब हम जनप्रतिनिधि के रूप में यह सारा काम हो गया, जिसमें वास्तव में 2 शहीद हो गए ऐसे पुलिस के जवान जिनके लिए संवेदना आपके अंदर भी हो, मेरे अंदर भी हो। सर मैं विनम्रता के साथ। नहीं, विनम्रता नहीं आपकी है, आप हाथ न लगाइए। हमारी संवेदना से आपको कुछ नहीं। पूरी संवेदना है हमें आपसे। संवेदना बिल्कुल संवेदना। आप पर्दा डाल रहे हैं। हम पर्दा नहीं डाल रहे। आप पर्दा डाल रहे हैं। पर्दा नहीं डाल रहे। आप पर्दा डाल रहे हैं। पर्दा नहीं डाल रहे मनीष। आप 100% पर्दा गलत सोच रहे हैं। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बिल्कुल पर्दा डाल रहे हैं। हमारी संवेदना से कुछ नहीं लेना है। हमारा आदमी मर गया, उसमें आप रोटी सेकना नहीं। करीब 2.5 साल पहले सत्याग्रह के नाम पर राम वृक्ष यादव ने मथुरा के जवाहर बाग में डेरा जमाया था, लेकिन जड़ें ही जमा बैठा। हिंसा की चिंगारी बुझ जाने के बाद जवाहर बाग में उसके अवैध साम्राज्य के अवशेष बचे हैं, जो बताते हैं कि लोकतंत्र की इस 4 दीवारी के भीतर उसकी समानांतर सत्ता चलती थी। कई सारी बैटरियां भी यहाँ पर कम से कम 8 से 10 बैटरियां भी दिख रही हैं जो जलने से बच गई हैं, जो खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उन सारे पतीलों को और बर्तनों को यहाँ रखा गया है। इसके अलावा काफ़ी जो छोटे छोटे सिलेंडर्स भी हैं, काफ़ी छोटे सिलेंडर्स भी यहाँ पर कम से कम 100-150 के करीब 100-150 से ज़्यादा आप छोटे सिलेंडर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा बड़े LPG के कम से कम 10 से 15 सिलेंडर्स आपको दिख रहे होंगे। जब तक राम वृक्ष यादव की जड़ें जवाहर बाग में जमी थी, तब तक राजनीति बिल्कुल शांत थी। लेकिन अब एक बहस उठी है कि आखिर राम वृक्ष को सींच कर बढ़ाया किसने? उसे राजनीतिक संरक्षण किसने दिया? बीजेपी ने समाजवादी सरकार के ताकतवर नेता शिवपाल यादव पर आरोप मढ़ दिए। असला, बारूद, बंदूकें लेकर पुलिस पर हमला करेगी और सचिवालय में बैठकर मंत्री उनका संरक्षण करेंगे, उन पर गोली नहीं चलाने देंगे। मैं कहना चाहता हूं, जरा भी शर्म बची है नेताजी ने तो उन्होंने शिवपाल का इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। राशन कन्नौज से आ रहा है, अंदर ये राशन जाने कैसे दिया गया? राशन पानी नहीं जाता, अपने आप उनको भागना पड़ता। असलहा कौन उनको सप्लाई कर रहा था?
संरक्षण में सीधे कह सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जय गुरुदेव के आश्रम को लेकर के, जिसमें सीधे शिवपाल जी इन्वॉल्व हैं, वहाँ आकर के पट्टाभिषेक करते हैं ड्राइवर को। रामवृक्ष को बढ़ावा जिसने भी दिया उसने व्यवस्था का माहौल ही उड़ाया है। रामवृक्ष यादव जवाहर बाग के भीतर समानांतर सत्ता चला रहा था। उसके अलग नियम थे, अलग कायदे। समर्थकों में बांटी लाठियों पर उसने अपने स्वयंभू सम्राट होने के झंडे लगा रखे थे। प्रशासन भी इस बात से वाकिफ था। 2 साल तक सरकारी नोटिसबाजी और रिपोर्ट के नाम पर कागज तो खूब काले हुए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन के हाथ किसने बांधे थे। बीजेपी रामवृक्ष को बढ़ावा देने के आरोप उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव पर लगा रही है, लेकिन उनका अपना पक्ष है। हम हमेशा अराजकता और कब्जा करने वालों के खिलाफ हैं और रहे हैं, और जो इनको सुरक्षा दे रहे थे वो जांच हो रही है। जल्दी पर्दाफाश, बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों पर बैठे लोग, जिम्मेदार लोग, उनको बिना सबूत के ऐसा बयान, ऐसा ओछा बयान देना शोभा नहीं देता। रामवृक्ष यादव को पुलिस की गोली से मारा गया, लेकिन बड़ा सवाल पीछे छोड़ गया। आखिर क्यों सिस्टम ऐसे सनकियों को पनपने का मौका देता है, जो छोटे से वृक्ष से बरगद बनकर व्यवस्था के लिए ही घातक बन जाते हैं। इटावा में साबिर शेख के साथ अरविंद ओझा, शिवेंद्र श्रीवास्तव और ब्रजेश पांडे, मथुरा, आज तक। मथुरा में हुई इस भीषण हिंसा के लिए सिर्फ रामवृक्ष यादव ही जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार हमारा पूरा सिस्टम है और हमारी राजनीति भी जिम्मेदार है, क्योंकि बीते 2 साल में मथुरा प्रशासन ने लखनऊ में बैठी सरकार से तमाम गुहार लगाई, बार बार भारी पुलिस फोर्स मांगा, लेकिन प्रशासन की तमाम अपीलों पर सरकार ने कभी भी कोई ध्यान तक नहीं दिया। जवाहर बाग में हुई घोर हिंसा के निशान बाकी हैं। हरे भरे पेड़ ठूंठ हो गए हैं, जगह जगह बिखरी राख है, जहां तहां बिखरा सामान और घूमते हुए पशु। रामवृक्ष यादव जवाहर बाग को ही तबाह नहीं कर गया, बल्कि प्रशासन को ऐसे जख्म देकर आया है जो कभी नहीं मिटेंगे। यहाँ आसपास बहुत सारे मकान थे, बहुत सारे लोग रहते थे और उनके खाने पीने की इसमें व्यवस्था की जाती थी। कूलर, यहाँ पर बर्तन, यहाँ पर खाने बनाने का सामान, गोदाम, स्टोर, सब कुछ आप दे सकते हैं, लेकिन सब कुछ जल करके राख हो चुका है। रामवृक्ष ने इसको कब्जे में ले रखा था 2014 से और धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाता गया, लेकिन अब आज जब खाली हुआ तो हर तरफ तबाही का ही मंजर है। इस बीच जवाहर बाग हिंसा के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मथुरा प्रशासन की बार बार मांग के बावजूद यूपी सरकार ने जवाहर बाग से रामवृक्ष यादव का कब्जा हटाने के लिए जरूरी फोर्स देने में कोताही बरती। 2 जून की शाम अदालत के आदेश के बाद कम फोर्स लेकर जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों पर उपद्रवियों ने हमला बोल दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। पीएल दाखिल की थी मैंने, क्योंकि यहाँ पर कभी सिटी मजिस्ट्रेट की पढ़ाई करते थे, कभी सीओ की पढ़ाई करते थे, पब्लिक के आदमी पढ़ाई कर रहे थे, सिपाही में पढ़ाई कर रहे थे। जो चौकी इंचार्ज थे वो अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एक लॉलेसनेस की पोजीशन पैदा हो गई थी। ये लगता था कि ये जो है एक एक्सट्रीमिस्ट लोग, आतंकवादी लोग यहाँ पर आ गए, जो मथुरा में कोई भी हरकत कुछ भी कर सकते हैं। आज तक के पास मौजूद मथुरा के डीएम राजेश कुमार और तत्कालीन एसएसपी मंजुल सैनी की चिट्ठियों से भी साफ जाहिर है कि मथुरा प्रशासन रामवृक्ष के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कोशिश कर रहा था। मथुरा प्रशासन ने सरकार को पहली चिट्ठी 11 फरवरी 2015 को भेजी। इसमें लोकल इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए बताया गया कि अंदर हालात बेहद खतरनाक हैं, लिहाजा पर्याप्त फोर्स के बगैर कार्रवाई संभव नहीं है। दूसरी चिट्ठी डीएम की तरफ से 29 सितंबर 2015 को भेजी गई। इस पर सुनवाई नहीं हुई। मैंने कंटेम्प्ट दाखिल किया था 16 जनवरी 2016 को,
उसमें डीएम साहब ने वहाँ एफिडेविट दाखिल किया। उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ को जो पत्र लिखा है, जो मांग की गई है कि आरक्षी हमें 1800 दिलाई जाए, महिला आरक्षी 200 दिलाई जाए, पीएससी 12 कंपनी दिलाई जाए, आरएएफ की 8 कंपनी दिलाई जाए, महिला आरएएफ की 2 कंपनी दिलाई जाए। इतनी मांग करने के बाद भी शासन ने इनको उपलब्ध नहीं कराई। केवल 2-2, 3-3 कंपनियां उपलब्ध कराने के बाद में और कह दिया कि अभी पुलिस फोर्स आएगी जब बाद में करना आप। उस दिन केवल ट्रायल्स ही हो रही थी, इनका कोई खाली कराने का उद्देश्य नहीं था। लेकिन क्योंकि 2 आदमी को उन्होंने मार दिया तो इनकी मजबूरी होगी डीएमएसएसपी की उनको अटैक करने के लिए। अगर ये अटैक नहीं करते सैकड़ों पुलिस वाले और मारे जाते। आखिर में विजयपाल तोमर ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन दायर की, जिस पर डीएम ने 20 फरवरी 2016 को फिर से एक गोपनीय चिट्ठी भेजी, जिसमें भारी पुलिस फोर्स की मांग की गई। लखनऊ से अदालत की अवमानना से बचने के लिए फोर्स देने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन इतनी कम कि कार्रवाई करना संभव नहीं था। आरोपों पर यकीन करें तो इतना बड़ा साम्राज्य रामवृक्ष यादव बगैर राजनीतिक संरक्षण के नहीं खड़ा कर सकता। आरोप ये भी है कि ये संरक्षण सूबे के सरकार से उसे मिला हुआ था। सच चाहे जो भी हो वो तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इस आतंक से मुक्ति मिलने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि आखिर लखनऊ में बैठा कौन शख्स रामवृक्ष यादव के ऊपर कार्रवाई नहीं चाहता था। प्रशासन की इन चिट्ठियों को नजरअंदाज करने वाला कोई मामूली बाबू तो नहीं रहा होगा, जरूर कोई कद्दावर शख्सियत ही होगी। ऐसे में लोग सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं। शासन वाले ही रहे हैं, जो शासन कर रहे हैं वही इनकी संरक्षण के पीछे हैं। और वो क्यों, इससे ये लगता है, विदित होता है कि जो पुलिस फोर्स मांगी गई थी उसमें 1/4 भी उपलब्ध नहीं कराएगी। इसका मतलब शासन का बहुत बड़ा दबाव था। पब्लिक वो ऐसा है कि मंत्री इंटरेस्टेड थे जिसमें खाली न हो, उन्हीं का आरक्षण प्राप्त है। अच्छा, कौन मंत्री की बात कर रहे हैं? लोग पब्लिक वॉइस यहाँ पे शिवपाल सिंह जी की तरफ जाती है। रामवृक्ष को संरक्षण देने के मामले में शिवपाल का नाम सामने आने के बाद दूसरी पार्टियां भी मोर्चे पर आ गई हैं। शिवपाल यादव जी का संरक्षण इस अपराधी तत्व को, इस सारे के सारे गिरोह को दिखाई देता है। तो हमारी पूरी आशंका है कि वहाँ जो कुछ घटित हुआ वह क्योंकि सरकार के लिए अप्रिय है, सरकार की पसंद का वो विषय नहीं है, इसलिए सरकार उसको दबाना चाहती है, इसलिए हमको उसने जाने नहीं दिया। बहरहाल जमीन पर कब्जे, दबंगई और प्रशासन की लापरवाही से हुई हत्याओं से उठकर ये मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है, जिसमें एक सनकी अपराधी और सत्ता की साठगांठ के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बेशक रामवृक्ष की मौत के बाद इलाके से उसके आतंक का खात्मा हो गया, लेकिन उसकी मौत के बाद भी कई सवाल अभी बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार किसके चलते वो इतने दिनों तक यहाँ पनपता रहा। न सिर्फ पनपता रहा बल्कि अपनी जड़ें भी जमाता रहा। और अगर अब सरकार ने सच्चाई से जांच की तो कई और सफेद पोश चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। कैमरामैन प्रदीप कुमार गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, मथुरा, आज तक। मथुरा में बसाए गए रामवृक्ष यादव के अवैध किले की अतिवादी सोच के कुछ बच्चे भी शिकार बने। जवाहर बाग में बसे तथाकथित सत्याग्रहियों के बच्चों ने वो सब कुछ देखा जिसे देखकर बचपन सहर जाए। हिंसा के बाद इन बच्चों ने रामवृक्ष यादव के तमाम राज खोले। उस हिंसा से पहले और हिंसा के दौरान दिल दहला देने वाली तमाम बातें इन मासूम बच्चों ने बताई। कृष्ण की नगरी मथुरा में कुछ ऐसा हुआ जिस पर जल्दी यकीन नहीं होता। 300 एकड़ जमीन पर कब्जा, कंसों की फौज, पूरा का पूरा साम्राज्य और एक सन रामवृक्ष यादव। मारे जा रहे हो, वर्दी पहन करके सब मार दिए जा रहे हैं। मेरी मांग है भारतीय सिक्का। भारतीय सिक्का क्या है? रूलर कौन? लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, हमें भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? रामवृक्ष यादव तो पुलिस की गोली से मारा गया, सिस्टम को जख्मी कर गया, सरकार और उसके ओहदेदारों पर सवाल उठा गया, लेकिन एक और जख्म दे गया इन मासूमों के मन में। तो के पास नहीं थे, वो तो भूखे रहते, कोई नहीं पे सकती सनकी के कस्बे में ढेरों मासूम भी थे जिनका चेहरा हम आपको नहीं दिखा रहे। रामवृक्ष की सनक की वजह से आज उन मासूमों की आंखों में आंसू हैं और वो दर्द के समंदर में गोते लगा रहे हैं।
रामवृक्ष के कब्जे वाले कस्बे में पले बढ़े वो मासूम बता रहे हैं कि रामवृक्ष ने जवाहर बाग में जो किला तैयार किया था उसके भीतर क्या होता था। ये मासूम बताएंगे कि उन्हें खाने को क्या देता था रामवृक्ष और उन्हें सिखाया क्या जाता था। ये मासूम उस वक्त भी जवाहर बाग के भीतर मौजूद थे जब पुलिस वहां से कब्जा हटाने गई थी। उन बच्चों ने देखा कैसे रामवृक्ष के लोगों ने दनादन गोलियां चलाई और फिर पुलिस वालों ने जवाबी फायरिंग की। उन मासूमों ने खून बहते देखा, लोगों को मरते देखा। हम तो राउटी में बैठे थे, पत्थर फेंकने लगे थे, गोली चलाने लगे थे। कोई के माथे में लगो, कोई के खोपड़ी में लगो, कोई पेट में, कोई खियन पे, कोई खियन पे। दिलचस्प ये कि जवाहर बाग में बसाए शहर का बच्चा बच्चा रामवृक्ष को जानता था, उसे पहचानता था। दो लोगों के पास एक बड़ा आदमी था और नेताजी के पास थे। नेताजी कौन था? वो रामवृक्ष यादव। वो सनकी खुद को नेताजी कहलवाना पसंद करता था और नेताजी के नाम पर लोगों को बरगलाता था। क्या सब समझाते थे? हाँ, तो कहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आएंगे तब सब आजाद हो जाएंगे। ये जो सब कर रहे हैं ना बाहर, ये गंदा गंदा बेटा, तो इनको सबको सजा दी जाए। रामवृक्ष ने जवाहर बाग में जो कस्बा बनाया था उसके दरवाजे बाहर के लिए बंद रखे थे और वहां रह रहे लोगों के मन में बाहर की दुनिया के बारे में दहशत पैदा करता था। तो अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो पुलिस वाले हमें गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए हम डर के मारे नहीं जाते थे और जाने भी नहीं दिया जाता, एंट्री भी नहीं करते थे। जवाहर बाग में किसी के आने और वहां से किसी के बाहर जाने की पाबंदी थी। हर किसी के आने और जाने पर एंट्री होती थी। कागज पे एंट्री होती थी, कुछ होता था, कैसे जाता था? हाँ, कागज पर होती थी एंट्री। जवाहर बाग में रामवृक्ष ने जो कस्बा बसाया था उसमें दुकानें भी थी, अंदर ही सब्जी भी मिल जाती थी और दूसरी जरूरतों के सामान भी। सब्जी वाली भी दुकान थी, परचून की दुकान थी, बर्तनों की दुकान थी, ऐसी बहुत सारी चीजें थी, चीनी फीनी सब, ये दाल फाल। दरअसल जवाहर बाग पर जो कस्बा बनाया गया था उसके भीतर रामवृक्ष ने अपना आतंक फैला रखा था। लोगों के लिए नारे तय किए गए थे और एक खास गीत याद करवाए जाते थे। श्री राम ने धनुष उठाया था, श्री कृष्ण चक्र चलाया था, भारत आजाद कराने को। चलिए अब ये भी सुन लीजिए कि जवाहर बाग में रामवृक्ष बच्चों को खाने के लिए क्या देता था। सुबह को तो बस 3 रोटी मिलती थी खाने को और नमक के साथ। भले ही ये मासूम रामवृक्ष की छत्र छाया में थे, लेकिन इन अबोध बच्चों को ये कहां पता था कि मथुरा का मास्टरमाइंड उनकी दुनिया उजाड़कर उन्हें बीच भंवर में छोड़ जाएगा। ब्रजेश पांडे, अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, मथुरा आज तक।